everyone, myself Shikhar Chandral and I am tutor at Shrin Group Mandla, and today I am deal with hospitalization of sick child. So हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ सिक चाइल्ड का मीन्स होता है कि जब कोई बच्चा बीमार होता है और जब हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो उस टाइम पे जो एडमिशन जब हम बच्चों का करते हैं तो उसके पहले हमें कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी होती है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी होती, कौन कौन सी रिक्वायर्ड फुलफिल करनी होती हैं, आफ्टर एडमिशन बच्चों के लिए किस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, एंड हॉस्पिटलाइजेशन के बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या उनके रिएक्शंस होते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें हम आज इस टॉपिक में स्टडी आउट करेंगे. सो चलिए हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एक सिक चाइल्ड होता है वो सिक एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो इमेच्योर चाइल्ड होते हैं और जो मेच्योर अडल्ट होते हैं उनकी जो बॉडी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो एकदम डिफरेंट होती है, उनकी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो एकदम डिफरेंट होते हैं. और वहीं अगर हम उनकी मेंटल साइकोलॉजिकल स्टेट की बात करें तो जो मेच्योर अडल्ट होते हैं उनकी जो साइकोलॉजिकल मेंटल और फिजिकल जो कैपेसिटी होती है वो बच्चों से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है. किसी हद तक वो अपनी केयर खुद कर सकते हैं, बट बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता. हमें बच्चों की केयर खुद करनी होती है, वहीं एक मैच्योर अडल्ट अपनी केयर अपने आप से कर सकते हैं. इसलिए हमें बच्चों को स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है अगर हम एक मैच्योर अडल्ट से कंपैरिजन करें तो, क्योंकि उनकी साइकोलॉजिकल और मेंटल जो स्टेट होती है वो मैच्योर अडल्ट से बहुत ज़्यादा वीक होती है. इसलिए हमें स्पेशल अटेंशन बच्चों की ट्रीटमेंट में पे करना होता है. सो बच्चों को जब फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस टाइम होता है, बिकॉज बच्चे उस एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल से ढल पाते हैं और उन्हें फैमिली एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है. इसलिए कहीं ना कहीं अगर हम अर्ली स्टेज बच्चों की बात करें 3 to 10 ईयर्स, अगर हम अर्ली ईयर्स के बच्चों की बात करें तो उनमें कुछ बच्चों में हॉस्पिटल के लिए स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता, एजिटेट फील करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता है ट्रीटमेंट से. सो उनके अंदर स्ट्रेस राइज होने लगता है और वो स्ट्रेस जो है उनकी हेल्थ में, उनकी फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, उनकी डेली रूटीन में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट डालता है और उनकी हेल्थ वाली कंडीशन को वो अनहेल्दी भी कर सकता है. जो हेल्थ की स्टेट होती है उसे चेंज कर सकता है. तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम बच्चों का एडमिशन हॉस्पिटल में करते हैं तो उसके पहले, एडमिशन से पहले हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं. सो फर्स्ट है assign a room based on the development age, seriousness of diagnosis, communicability of illness and projected length of stay. हमें एक रूम असाइन करना होता है बच्चों के एडमिशन से पहले, हमें उसके लिए रूम प्रिपेयर करना होता है अकॉर्डिंग टू उसकी एज. हम उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके जो रूममेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए एक रूम असाइन करते हैं. उसकी डिजीज को देखते हैं कि कितनी सीरियस है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे रूम के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. एंड हमें उसकी डिजीज की कम्युनिकेबिलिटी चेक करनी होती है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. अगर कम्युनिकेबल डिजीज है तो हमें उसे आइसोलेट करके रखना होता है, उसके लिए एक आइसोलेशन रूम असाइन करना होता है. वहीं कितने समय तक हमें उसे हॉस्पिटल में स्टे करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीज़ों के बेस पे हमें उसके लिए एक रूम असाइन करना होता है पहले से, एडमिशन से पहले. एंड सेकेंडरी चीज, हमें जो रूममेट्स हैं उन्हें प्रिपेयर करना होता है. जिस रूम में हम न्यू एडमिट बच्चे को एडमिट कर रहे हैं, जहाँ पे हम उसे स्टे कर रहे हैं जिस रूम पे, उस रूम के जो बाकी पेशेंट हैं, बाकी जो बच्चे हैं, उन्हें प्रिपेयर करना होता है कि आपके साथ एक और बच्चा यहाँ पे एडमिट होने वाला है, ताकि वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट उस आने वाले बच्चे के लिए प्रोवाइड कर सकें. इसलिए हमें जो रूममेट्स हैं उन्हें भी प्रिपेयर करना होता है, उनकी फैमिलीज को प्रिपेयर करना होता है, एंड जिस बच्चे का हम एडमिशन कर रहे हैं उस बच्चे को एंड उसकी फैमिली को भी हमें प्री प्रिपेयर्ड करना होता है. नेक्स्ट है प्रिपेयर रूम फॉर चाइल्ड एंड फैमिली विद एडमिशन फॉर्म्स एंड इक्विपमेंट्स नियर बाय. जब हम बच्चे के लिए रूम असाइन करते हैं, न्यू एडमिशन बच्चे के लिए जब हम रूम असाइन करते हैं तो उसके बेड के साथ साथ हमें वहाँ जो नियर बाय इक्विपमेंट्स रखे होते हैं उन्हें हम पहले से सेटअप कर देते हैं. जब एडमिशन फॉर्म फिलअप होता है तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस टाइम पे फिलअप कर दी जाती है. फैमिली को एंड चाइल्ड को प्रिपेयर कर दिया जाता है एंड उसके लिए बेड प्रिपेयर कर दिया जाता है और जो इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं नियर बाय
उन्हें प्रिपेयर कर दिया जाता है। ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं ये प्री एडमिशन के पहले हमें ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। फिर इन द टाइम ऑफ एडमिशन हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। सो फर्स्ट है इंट्रोड्यूस प्राइमरी नर्स टू चाइल्ड एंड फैमिली। जो प्राइमरी नर्स है, प्राइमरी नर्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सो प्राइमरी नर्स जो है, जो बच्चे की केयर करने वाली है, उस नर्स को उस चाइल्ड के साथ और उसकी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कराना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी कि हमें जो ऑन ड्यूटी नर्स है उसका इंट्रोडक्शन कराना है चाइल्ड के साथ एंड उसकी फैमिली के साथ। नेक्स्ट, ओरिएंट चाइल्ड एंड फैमिली टू इम्पेशेंट फैसिलिटीज टू असाइन रूम एंड यूनिट। उसके बाद हमें चाइल्ड एंड उसकी फैमिली को पर्टिकुलर जो एक पीडियाट्रिक यूनिट है उसके बारे में ओरिएंट कराना है, उनको बताना है कि वॉशरूम कहाँ है, प्लेइंग रूम कहाँ है, टीचिंग रूम कहाँ है। तो ये जितना भी एक पीडियाट्रिक यूनिट में जितना भी सेटलमेंट होता है उन चीज़ों का हमें ओरिएंटेशन कराना है, उनके रूम में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की गई हैं, इन सारी चीज़ों से हमें ओरिएंट कराना है। नेक्स्ट, अ पीडियाट्रिक यूनिट शुड बी a happy and attractive place with cheerful home like surrounding। और जो पीडियाट्रिक यूनिट होती है बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चों को स्टे कराया जाता है, वो जो यूनिट होती है और जो रूम होता है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है और जो आसपास के जो सीन है वो एकदम फैमिली एनवायरनमेंट जैसे होनी चाहिए। बच्चों को जैसे कि अट्रैक्टिव कलर्स पसंद है, अट्रैक्टिव शेप्स और डिजाइन पसंद होते हैं, तो उनकी पसंद के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग उस रूम का सराउंडिंग प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है, इट शुड हैव कलरफुल वॉल्स एंड सुटेबल पिक्चर्स। और उस रूम की जो वॉल्स होती हैं, दीवार होती हैं, वो कलरफुल होनी चाहिए और वहाँ पर बच्चों के हिसाब से एनिमल्स की, बर्ड्स की, कलर्स की वहाँ पे पिक्चर पुट अप होनी चाहिए। नेक्स्ट है, फर्नीचर शुड बी अट्रैक्टिव एंड कलरफुल विदाउट एनी पॉइजनस पेंट्स। जो फर्नीचर वहाँ पे यूज किए जाते हैं, पीडियाट्रिक यूनिट में जो फर्नीचर्स यूज किए जाते हैं, उन फर्नीचर्स को अट्रैक्टिव होना चाहिए, बिना किसी पॉइजनस पेंट के। उनमें जो पेंट होता है वो बिना पॉइजन का पेंट होना चाहिए। उन फर्नीचर्स में कोई प्रोजेक्शंस, कोई कोने नहीं निकले होने चाहिए, कोई धारदार किनारे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइप के फर्नीचर्स अगर पीडियाट्रिक यूनिट में प्रेजेंट होते हैं तो बच्चों को इंजरी और ट्रॉमा होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे जो फर्नीचर्स हैं वो बच्चों के लिए डेंजरस होते हैं, इसलिए वहाँ के फर्नीचर्स पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। वहाँ के जो फर्नीचर के पेंट्स हैं उनमें डेंजरस और पॉइजनस कलर नहीं होने चाहिए, शार्प एज नहीं होनी चाहिए एंड कोई भी प्रोजेक्शन उन फर्नीचर्स में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, जो रूम हमने असाइन किया हुआ है बच्चे के लिए, या जो पीडियाट्रिक यूनिट का रूम होते हैं, जो पीडियाट्रिक यूनिट में रूम प्रेजेंट होते हैं बच्चों के लिए, वो स्लीपरी नहीं होना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट वहाँ का जो फ्लोर स्लीपरी होगा तो बच्चों के फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, पीडियाट्रिक यूनिट शुड हैव फैसिलिटीज ऑफ सेपरेट एरियाज। जो पीडियाट्रिक यूनिट होती है वहाँ पर हर एक चीज के लिए स्पेशल रूम प्रेजेंट होना चाहिए। सच एज यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ट्रीटमेंट रूम, एग्जामिनेशन रूम, प्ले रूम, डाइनिंग रूम, वेटिंग रूम एंड कंसल्टेंट रूम, टीचिंग रूम। इस तरीके से जितने भी रूम्स हैं वो सभी बच्चों के लिए सेपरेट अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही रूम पे प्लेइंग भी हो रही है, टीचिंग भी हो रही है, एजुकेशन भी हो रहा है, कंसल्टेंट भी हो रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है और बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसलिए जो पीडियाट्रिक यूनिट होती है वहां पर ये सारे रूम सेपरेट होने चाहिए। नेक्स्ट है, द पीडियाट्रिक यूनिट मस्ट मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। और जो पीडियाट्रिक यूनिट होती है उसमें बच्चों की जितनी ज़रूरतें हैं उन सारी ज़रूरतों को फुलफिल होना चाहिए। पेरेंट्स की जो ज़रूरतें हैं बच्चों को लेकर उन्हें फुलफिल उस यूनिट में होना चाहिए। नेक्स्ट है, द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ पीडियाट्रिक यूनिट शुड बी प्लीजिंग बाय मेंटेनेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। जो पीडियाट्रिक यूनिट होती है वहाँ को जो एनवायरनमेंट है वो एकदम खुशनुमा होना चाहिए, जहाँ पर रहकर बच्चे अपने आप को सेफ एंड कंफर्टेबल फील करें। वहाँ पर साफ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज अगर अनहाइजीनिक कंडीशन होगी तो बच्चों के अंदर इन्फेक्शन कॉज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर गुड लुकिंग होने चाहिए, डिफरेंट शेप में होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, जिससे कि बच्चों को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल सके और उनको वहाँ पर रहने में इंटरेस्ट आए।
सो देखिए, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, बहुत सारे सेटअप यहाँ पर दिए हुए हैं। प्लेइंग रूम है, असेसिंग रूम है, एग्जामिनेशन रूम है, सब अलग अलग हैं, जहाँ पर बच्चे सेपरेटली अपना काम बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं, बिना किसी हौच पौच के कर सकते हैं। सो इस टाइप का जो सेटलमेंट है वो एक पीडियाट्रिक यूनिट में होना चाहिए, ताकि बच्चे यहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकें और उन्हें यहाँ का एनवायरनमेंट पसंद आए। क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो हमारी हेल्थ में बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए अगर हम अपना एनवायरनमेंट सही रखते हैं तो किसी हद तक, हम बहुत हद तक बच्चों की हेल्थ पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर शुड हैव गुड लाइटनिंग, plenty of fresh air and good ventilation without any draughts। जो लाइटनिंग है उस रूम की, उस यूनिट की, पीडियाट्रिक यूनिट की, वहाँ की लाइटनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्रेश एयर्स आनी चाहिए, वेंटिलेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि बच्चों को फुल ऑफ ऑक्सीजन एयर प्रोवाइड हो सके, और लाइटनिंग प्रॉपर जैसे कि सनलाइट प्रोवाइड हो सके। क्योंकि बच्चों में जो सनलाइट की इम्पोर्टेंस है विटामिन डी के लिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अगर उन्हें उस यूनिट के अंदर सनलाइट प्रोवाइड होती है तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट है, देयर शुड हैव कंफर्टेबल टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो 22 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, एंड जो ह्यूमिडिटी है 75% उस यूनिट में प्रेजेंट होनी चाहिए। ये बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत ही सेफ टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, और ह्यूमिडिटी भी ठीक है। तो बच्चों की यूनिट में जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो भी प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट, द स्पेसिंग बिटवीन 2 बेड्स। और जो 2 बेड्स होते हैं, जो बच्चों के जो बेड्स होते हैं, उन 2 बेड्स के बीच में 6 से 8 फीट का अंतर होना चाहिए, और उनके बीच में जो साफ सफाई है उसका भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। अगर बेड बहुत पास पास होंगे तो बच्चों के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हौच पौच सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और फिर ऐसे में क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं होता है। दैट्स वाई जो 2 बेड हैं उनके बीच में 6 से 8 फीट का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट है, द यूनिट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लाइज, मॉस्किटोज, बेड बग्स, कैट्स एंड डॉग्स। जो पीडियाट्रिक यूनिट होती है वो ऑर्थोपॉड्स से फ्री होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी फ्लाइज एंड मॉस्किटोज होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज कॉज हो सकती हैं। इसलिए अगर वहां पर हम हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो इस टाइप के फ्लाई, मॉस्किटोज, कैट्स, डॉग, इनके आने की जो चांसेस हैं वो बहुत रेयर हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें उस यूनिट पे इन चीजों से भी प्रिवेंट करके रखना है, ताकि बच्चों में डिजीज कॉज ना हो और कैट, डॉग जैसे एनिमल्स से उन्हें फियर कॉज ना हो। फिर नेक्स्ट है, देयर शुड हैव फैसिलिटीज फॉर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्शियस पेशेंट, डिसइंफेक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड अदर मेथड ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। अगर किसी बच्चे को कम्युनिकेबल डिजीज है तो वहाँ आइसोलेशन की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होनी चाहिए, कि अगर कोई इन्फेक्शियस पेशेंट उस हॉस्पिटल में, उस यूनिट में आता है तो हम उसे अलग से आइसोलेट करके रख सकें। एंड जो फैसिलिटीज हैं उसके लिए भी सेम होनी चाहिए, बट वो आइसोलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रोविजन ऑफ सेफ्टी मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स इन द पीडियाट्रिक यूनिट। पीडियाट्रिक यूनिट में सेफ्टी मेजर्स का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को हम खेलने से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो इंजरी कॉज कर सकते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स को, ऐसे आर्टिकल्स को हम उनसे दूर रख के और उनको इंजरी से बचा सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर शुड बी रिक्रिएशन फैसिलिटीज लाइक टॉय, म्यूजिक, टेलीविजन टू रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड यूनिट में रिक्रिएशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। रिक्रिएशन मीन्स होता है मनोरंजन। बच्चों के मनोरंजन के लिए वहां पर उनके लिए खिलौने होने चाहिए, गाने होने चाहिए, गाने सुनने के लिए टीवी होनी चाहिए, शोज देखने के लिए, कार्टून्स देखने के लिए, ताकि उनका जो फियर और एंजाइटी है हॉस्पिटल को लेकर वो किसी हद तक दूर हो सकती है। इसलिए उनके रिक्रिएशन के लिए भी हमें प्रॉपर सेटलमेंट एंड अरेंजमेंट करने चाहिए। फिर नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट टू मिनिमाइज इमोशनल ट्रॉमा इन चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। हॉस्पिटलाइजेशन के कारण जो इमोशनल ट्रॉमा बच्चों के अंदर और उनके पेरेंट्स के अंदर क्रिएट होता है उसे हम कम कैसे कर सकते हैं, उसे कम करने के कॉन्सेप्ट्स, किस तरीके से हम बच्चों के अंदर होने वाले इमोशनल फियर और उनके पेरेंट्स के अंदर होने वाले स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। सो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है, फैमिली इंटेग्रिटी एंड चाइल्ड्स रिलेशनशिप शुड बी मेंटेन। जो फैमिली और चाइल्ड है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हमें मेंटेन करके रखना है।
बच्चों के प्रति जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें बुरा फील नहीं होना चाहिए, ना ही बच्चों के लिए पेरेंट्स को बुरा फील होना चाहिए, ना ही पेरेंट्स को बच्चों के लिए बुरा फील होना चाहिए। नेक्स्ट, द सिक चाइल्ड शुड बी सपोर्टेड एंड गाइडेड टू लर्न द हैंडल न्यू एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग बाय फैमिली पार्टिसिपेशन टू प्रोवाइड लव एंड सिक्योरिटी ड्यूरिंग इलनेस एंड हॉस्पिटल स्टे। हमें एक चाइल्ड जो हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटलाइज्ड है, हमें उस चिल्ड्रन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है, उसे हमें ये समझाना है, सपोर्ट करना है, गाइड करना है कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसके साथ हैं, उसकी इलनेस कंडीशन में भी, उसकी नॉर्मल कंडीशन में भी, और उसकी इलनेस कंडीशन में उसे प्रॉपर लव एंड अफेक्शन प्रोवाइड हो रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है। इस चीज के लिए हमें एक चिल्ड्रन को गाइड करना है ताकि उसकी और फैमिली के बीच का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन हो सके, फैमिली इंटीग्रिटी एंड चाइल्ड्स रिलेशनशिप मेंटेन हो सके। इस तरीके से हमें चाइल्ड को गाइड करना है कि उसकी फैमिली हमेशा उसके साथ है। नेक्स्ट है, नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड आर डिफरेंट, असेसमेंट ऑफ दीज नीड्स एज वेल एज दोज ऑफ फैमिली मेंबर फॉर्म द बेसिस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस। जो हर एक बच्चे होते हैं उनकी जो नीड्स होती है, जरूरतें होती हैं, वो एकदम डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट नीड्स होती हैं हर एक बच्चे की। सो हम वहाँ पर फैमिली सपोर्ट लेकर और बच्चों की उन नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली को किसी बच्चे की नीड के बारे में, किसी बच्चे की फैमिली को उसकी नीड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर हम फैमिली का सपोर्ट करते हैं, नर्सेस का अगर हम सपोर्ट करते हैं एज अ फैमिली, तो हम बच्चे की हर एक जरूरत को फुलफिल कर सकते हैं ताकि वो वहाँ पर कंफर्टेबल, हॉस्पिटल में कंफर्टेबल फील कर सके एंड ट्रीटमेंट में कोऑपरेट कर सके। नेक्स्ट है, द पीडियाट्रिक नर्स सीक्स टू प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ इन बोथ चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स बाय हेल्थ काउंसलिंग एंड टीचिंग अबाउट। जो पीडियाट्रिक नर्स है उसे प्रमोट करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए एंड मेंटेन करना चाहिए एक चिल्ड्रन की हेल्थ को, उसे काउंसलिंग देकर और उसे टीच करके। हम बच्चे को उसकी बीमारी के बारे में बता सकते हैं, वो किस कारण से हुई है वो बता सकते हैं, उसको ठीक कैसे करना है वो बता सकते हैं, कौन कौन से प्रिवेंशंस पे ध्यान देना है। ये सारी चीजें हम बच्चे को टीच करके, उसके पेरेंट्स को टीच करके, उनको काउंसलिंग देकर और हम बच्चे की हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चों का माइंड होता है वो बहुत ही ज्यादा शार्प होता है। अगर हम उन्हें कोई चीज समझाते हैं तो वो इजीली समझ जाते हैं। दैट्स वाई अगर हम उन्हें उनकी डिजीज कंडीशन के बारे में बताएंगे, उसके प्रिकॉशंस बताएंगे, उसके ट्रीटमेंट बताएंगे, कॉजेज बताएंगे, तो वो इन चीज़ों पे हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे एंड उनकी जो हेल्थ है उसे हम जल्दी से जल्दी रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड शुड बी केयर्ड बाय द प्रोफेशनल नर्स फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज प्रोसेस एंड नर्सिंग प्रोसेस विद अप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक एंड नर्सिंग प्रोसेस। जो एक नर्स होती है वो हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड को जो टेक्नोलॉजीज आई हैं उसके साथ उसे जल्दी से ट्रीट कर सकती है। जो डिजीज प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम नर्सिंग प्रोसेस करते हैं, नर्सिंग प्रोसीजर्स करते हैं, उसे प्रॉपर अप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक एंड नर्सिंग प्रोसेस के साथ गुजारते हैं, तो हम उसकी डिजीज को जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सकते हैं और उसे जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फैमिली पार्टिसिपेशन फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन प्लान फॉर केयर इन एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल आउटकम्स ऑफ क्वालिटी ऑफ हेल्थ। हम फैमिली पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स को बच्चे की जो केयर है उसके लिए, बिकॉज बच्चे की नीड्स के बारे में फैमिली बहुत अच्छे से जानती है। और अगर उसके लिए बच्चे की केयर के लिए, नर्सिंग प्रोसेस के लिए, नर्सिंग केयर के लिए अगर हम फैमिली का सपोर्ट लेते हैं तो उसके लिए प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, अगर हम इन सब चीज़ों में फैमिली का सपोर्ट लेते हैं तो हम बच्चों को बहुत हद तक जल्दी से जल्दी रिस्टोर उसकी हेल्थ को कर सकते हैं। जो आउटकम है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हमें मिलेंगे, रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि अगर बच्चों की नीड जल्दी फुलफिल होती है, अगर बच्चों की ज़रूरतें जल्दी फुलफिल होती हैं तो उसे ट्रीट करने में और उसे रिहेबिलिटेट करने में बहुत आसानी होती है और कंटिन्यूटी ऑफ केयर भी बनी रहती है। नेक्स्ट है, विद इन सेफ एनवायरनमेंट द सिक चाइल्ड नीड्स एक्सपर्ट फिजिकल केयर, इमोशनल सपोर्ट, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग,
and continuation of school education to promote continuation growth both of acute and chronic illness। अगर कोई भी बच्चा किसी भी acute या chronic illness से सफ़र कर रहा है, किसी भी तरीके की अगर उसकी illness है, तो हमें उसे safe environment provide करना है, उसे emotional support करना है, उसे उसकी physical care पर ध्यान देना है, physically support करना है। अगर chronic illness से वो सफ़र कर रहा है तो उसकी फीलिंग्स के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसे हमें समझना है, उसे प्लेइंग के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए उसे एनकरेज करना है। स्कूल एजुकेशन को आगे हमें कंटिन्यूटी में रखना है। अगर कोई बच्चा क्रोनिक डिजीज से, क्रोनिक इलनेस से सफ़र कर रहा है तो हम उसके एजुकेशन को हॉस्पिटल में ही उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो उसके स्कूल का जो एजुकेशन है उसे भी हमें कंटिन्यूशन में रखना है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते रहना है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर हमें ध्यान देना है, फिर चाहे बच्चा एक्यूट इलनेस या क्रोनिक इलनेस किसी भी डिजीज से सफर। सो नेक्स्ट है, पेरेंट्स शुड हैव ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद नर्सेज। जो पेरेंट्स होते हैं चाइल्ड के, सिक चाइल्ड के जो पेरेंट्स होते हैं और नर्सिंग स्टाफ और जो नर्सेज होती हैं उनके साथ ट्रस्टफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर जो इंडिविजुअल या जो प्रोफेशनल उनके बच्चे की केयर कर रहा है, उनकी ट्रीटमेंट कर रहा है, अगर वो उसके साथ भरोसे का रिश्ता क्रिएट करते हैं, एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो इससे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल्स जो उन्हें ट्रीट कर रहा है, प्राइमरी नर्स, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड गुड स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी के साथ उनके बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं। सो दैट जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें ट्रस्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए नर्सेज एंड जो हेल्थ टीम है उनके साथ। और वहीं जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट होता है और जो नर्सेज होती हैं उनको ये परमिट करना चाहिए कि पेरेंट्स अपनी जो फीलिंग है उसे एक्सप्रेस कर सकें उनके सामने, क्योंकि अगर पेरेंट्स अपनी एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक उन्हें किस चीज़ की नीड है, उनके चाइल्ड को किस चीज़ की नीड है, ये समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए एक तो पेरेंट्स को नर्सेज के साथ ट्रस्टफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए और दूसरा जो नर्सेज होती हैं, जो हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं, उन्हें परमिट करना चाहिए पेरेंट्स को कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकें। नेक्स्ट है, फैमिली मेंबर्स एंड देयर चाइल्ड हु आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस व्हेन अ चाइल्ड इज टर्मिनली इल। सो जो फैमिली मेंबर्स और जो चाइल्ड्स होते हैं उन्हें नर्सेज को उन्हें साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए इन द सिचुएशन ऑफ क्रोनिक इलनेस एंड डाइंग सिचुएशन। अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे की डेथ होने वाली हो या डाइंग सिचुएशन में वो आ गया हो तो उस टाइम पे हमें पेरेंट्स एंड चाइल्ड दोनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। बच्चे को ये समझाना चाहिए कि सभी लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, यू आर वेरी स्पेशल फॉर हिज फैमिली। सो इस तरीके से हमें बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो रिकवरी जो मेंटल इलनेस से होती है या जो हॉस्पिटलाइजेशन के स्ट्रेस से होती है उसे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सपोर्ट से रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हॉस्पिटलाइजेशन इज द ब्रेक इन द यूनिटी ऑफ द फैमिली। अगर किसी बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन दिया जाता है, अगर किसी बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो जो फैमिली होती है उसमें भी स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है और कहीं न कहीं इन चीज़ों से फैमिली की जो यूनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो फैमिली की एकता है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ब्रेक होती है। तो हमें इसके जो दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। इससे फैमिली के बाकी मेंबर्स पे और जो चाइल्ड है उस पर क्या इफेक्ट इन फ्यूचर में पड़ने वाला है, इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए। और पेरेंट्स एंड बच्चों दोनों को इस चीज़ के लिए हमें काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि ये थोड़े समय के लिए डिजीज़ है, अगर हम मेंटेनेंस अच्छे से रखेंगे तो इस डिजीज़ से जल्दी रिहेबिलिटेट हो सकते हैं और इसके बाद की जो भी कंडीशंस हैं उनमें हमें कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, इन चीज़ों के बारे में अगर हम पेरेंट्स एंड फैमिली को काउंसलिंग दें तो इन फ्यूचर उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और ये इम्प्रूवमेंट, ये काउंसलिंग बच्चे को प्रोवाइड की जाने वाली फिजिकल केयर से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इलनेस से बच्चा प्रेजेंट में सफ़र कर रहा है उसे तो हम ट्रीट कर ही सकते हैं, बट इन फ्यूचर जो फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं उसे अगर हम रोक पाए तो फिजिकल केयर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी काउंसलिंग हो सकती है। दैट्स वाई इन फ्यूचर के लिए बच्चों को और उनके पेरेंट्स को हमें काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। सो ये कॉन्सेप्ट थे जो हम फैमिली एंड उनके चाइल्ड के जो इमोशनल ट्रॉमा है उसे कम करने के लिए हम इन कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर काम करें तो उनके इस ट्रॉमा को, इमोशनल ट्रॉमा को कम किया जा सकता है।
सो आई होप आपको आज की स्टडी समझ में आई होगी। हॉस्पिटलाइजेशन जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर होने वाले चेंजेस, एडमिशन, प्री एडमिशन एंड आफ्टर एडमिशन हमें कौन कौन से गाइडलाइंस फॉलो करनी है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पर हमें काम करना है ताकि हम बच्चों को और उनके फैमिली के जो इमोशनल ट्रॉमा है उसे कम कर सकें। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एंड फीडबैक भी अपना दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।